हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके एंड जीएस 1000 प्लस क्वेश्चन ना। 1000 प्लस क्वेश्चन जिसमें एयरफोर्स वायुरंगा, डीबीजीडी यांत्रिकी कोस्ट गार्ड के लिए है और नेवी एमआर एसएसआर डबल एक एग्जाम के लिए आज हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसका पार्ट 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने इसका 1 से 7 तक अगर वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1000 प्लस क्वेश्चन का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को मतलब आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए, जिसका है ठीक है, और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। जिसका जितना ही मार्क्स आता है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। क्या है हमारा? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत जो है वो है ऊर्जा, सॉरी सूर्य, ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आज का कि सौर सेल और ऊर्जा सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बताइए, सौर ऊर्जा जो है वो सौर सेल है ना, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो करती है हमारा किस ऊर्जा में? ये करती है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हुआ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पदार्थ के है ना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये तो एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है ना, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इसको कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान प्राप्त होता है ना। पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान की यानी मास की प्राप्ति होती है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अब बताइए, एम्पियर जो है, एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो ये मापी जाती है विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक करेंट होगा, है ना। करेंट यानी धारा होता है। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा अम्ल है ना, ऐसा कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग हम निर्जलीकरण के रूप में करते हैं? यानी निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है तो कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 181 कि खनिज एवं चट्टान में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी जो खनिज होता है और जो चट्टान होता है उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका कौन सा? कार्बन पाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं ना। और खनिजों और चट्टान कार्बन से बने होते हैं, इसलिए सबसे अधिक चट्टान में और खनिज में कार्बन पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, डीबीजीडी यांत्रिकी का फॉर्म अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है, ठीक है। और टोटल 1 सेट में क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन, जो पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पर ही आधारित है। जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन साइंस के, जीके के 5 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो टोटल में आकर 16 क्वेश्चन हुए, जो आपको पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी सिलेबस पर ही आधारित है। जिन लोगों ने है ना फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप लोग इस बुक को कर लेते हैं तो उनका 90% की तैयारी आपको पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर बनाया गया और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा तो उसी प्रकार से है। और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है, और इसको खरीदने के लिए चैनल के है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन पदार्थ यानी जो कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर है ना, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्सी यानी जो मार्क्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? आप बताइए, वो कौन सी गैस है जो ज्यादातर पदार्थ के मतलब कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर अधिकांशतः कोयला के खदानों में पाई जाती है? तो वो है हमारी कौन सी? मीथेन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मीथेन गैस ज्यादातर
कोयले की खदान में पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है, आग लग जाता है। आप लोग सुने हो कोयले की खदान में आग लग गया, तो आग लगने का मुख्य कारण क्या है कि वहां पे सबसे अधिक मीथेन गैस पाया जाए, थोड़ा सा भी वहां पे चिंगारी अगर उत्पन्न होता है तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो मार्क्स गैस भी हम किसे बोलते हैं, मीथेन को ही बोलते हैं। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों से उत्सर्जित पदार्थ कौन सी है, यानी मछलियों से कौन सी पदार्थ उत्सर्जित होती है, तब बताइए कौन सी पदार्थ उत्सर्जित होगी, तो वो होती है अमोनिया, है ना, अमोनिया। या क्वेश्चन ये भी रहता है कभी कभी कि सड़ी हुई मछली से मतलब किस प्रकार की गंध आती है ना, जो सड़ी हुई मछली होती है उसमें से कैसा गंध आता है, तो अमोनियम गैस की तरह, मतलब अमोनिया की तरह क्या होता है, उसमें से गैस आता है सड़ी हुई मछली में। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या, यानी पौधों में गैस का जो आदान प्रदान होता है उसमें किसके कारण होता है, तो ये होता है स्टोमाटा बोलते हैं इसे, रंध्र भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, रंध्र। रंध्र के कारण पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्मोन शब्द का जो प्रयोग किया था, नामकरण किया था, वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका प्रयोग किया था सबसे पहले किसने, आप बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका होगा बेसिल्स, है ना, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ, बेलिस और स्टार्लिंग ने क्या किया था, हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, बेलिस और स्टार्लिंग। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, जीव शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आप बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हमारा लेमार्क और ट्रेविनेनर्स, है ना, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आप बताइएगा ऑप्शन में कमेंट में करके कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है ना, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, जो एनडीसी होता है, नेशनल डेवलपमेंट, है ना, काउंसिल, इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, बताइए। ठीक है, तो देखिए एनडीसी का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ये जो योजना आयोग होता है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या प्रधान कौन होते हैं, तो वो भी होते हैं प्रधानमंत्री ही। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एनडीसी और योजना आयोग दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, है ना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, यानी आधुनिक युग में ऐसा कौन सा यंत्र का आगमन हुआ, ऐसा कौन सा यंत्र आया जिसके बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ, यानी ये सब हमारे पास आसानी से उपलब्ध होने लगे। तो ये कौन था, ये कंप्यूटर के मतलब जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब से ये जितनी भी घटनाएं हैं, मतलब ये सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हमारे पास उपलब्ध होने लगे। तो आप बताइए कमेंट में करके कि कंप्यूटर के आविष्कार कब हुआ था। देखिए इसका जो आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे। ये 1963 में किया था, है ना, 1863 में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आप बताइएगा कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, जो कैलकुलेटर होता है ना, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप कमेंट में इसको बताइएगा। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी लोकसभा के उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कितनी, आप सभी लोग जानते हैं, हमने पहले भी बता चुका है कि लोकसभा की कम से कम आयु होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष यानी 25 ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ, 25 ईयर, ये मतलब 25 वर्ष की आयु में हम लोकसभा में जा सकते हैं। और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के लिए होता है 35 वर्ष। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब किया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत
कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी, जब शुरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी समय क्या हुआ था, उन्होंने ये सब बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया था। तो स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 में, है ना। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो चलते हैं आगे। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत, आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। जो लोग सेट लगाते हैं, सेट लगा रहे हैं, या आप लोग सेट लगाइए, ठीक है, सभी लोग सेट लगाइए, और जिसका ही जितना मार्क्स आता है कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के बाद माना जाता है? यानी जो राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के बाद माना जाता है? तो ये था हमारा पुनः जागरण, है ना। भारत में पुनः जागरण के बाद से राष्ट्रवाद क्या पनपने लगा भारत के लोगों में, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम होने लगा। राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है, अपने देश के प्रति प्रेम, है ना। अगर संक्षेप में देखा जाए तो यही है, अपने देश के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद कब से शुरू हुआ? ये पुनः जागरण जब शुरू हुआ तब से, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है आपका यानी 29.2% भाग पे, 29.2% भाग पे पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीप पाया जाता है? तो 29.2% भाग पे महाद्वीप पाया जाता है। और जल बोलेगा तो 71% भाग पे पाया जाता है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि कुल अंशासों की संख्या कितनी है? तो कुल अंशास और देशांतर के बारे में आप लोग जानते होंगे। अंशास की कुल संख्या जो होती है 180 है ना। देखे होंगे ग्लोब पे देखे होंगे ऐसे होता है ना। ग्लोब देखे होंगे ऐसा होता है ग्लोब, और उस पर एक रेखा होती है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से रेखा होती है, और ऐसे एक बीच में बड़ी लाइन होती है, और ऐसे करके, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंशास और देशांतर। अंशास किसे बोलेंगे और देशांतर किसे बोलेंगे? और वो पूछ देगा कि कुल अंशासों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वह है 180। अब देशांतर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, और अंशासों की जो कुल संख्या है वो है 180। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देशांतर और अंशास दोनों अलग अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंशास बोलते हैं, और इसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जब आपको भूगोल जब चैप्टर वाइज शुरू होगा तब अंशास और देशांतर के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा अंशास और कौन देशांतर है, ठीक है, और ये कितनी डिग्री पर स्थित है, ये सबको बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? यानी भूमध्य रेखा, कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा नगर है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट यानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो है हमारा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन, देखिए ये बोल रहा है विद्युत ट्रेन बोल रहा है, यानी भारत में इलेक्ट्रिक रेल जो है कब से चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 1925 में। लेकिन अगर बोल देगा सबसे पहली चलाई गई थी 1800, कब चलाया गया था आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। आप बताइए कि भारत, ये तो क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं हम, आप बताइएगा कि भारत में सबसे पहले, है ना, रेलवे लाइन कब चलाया गया था, ठीक है, रेलवे लाइन कब चलाया गया आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, और बीच में ये हमारा क्वेश्चन है विश्व में सबसे, मतलब सॉरी, भारत में सबसे पहले चलाया गया था विद्युत ट्रेन 1925 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बा की मात्रा, मतलब यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है? तो बताइए, ये जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? पंजाब और क्या होगा? तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पंजाब और तमिलनाडु में जो होता है रेल यात्री यानी यात्री रेल डब्बों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको कि ये तो अभी ठीक है कि रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी का सबसे पहली बार बजट कब पेश किया गया था, ये तो बता चुके हैं आपसे, ठीक है। और ये आप बताइए कमेंट में कि रेलगाड़ी
का सबसे पहली बार मतलब रेलवे से संबंधित बजट कब पेश किया गया? तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फॉसिज्म यानी फॉसिज्म के जन्मदाता हम किसे मानते हैं? तो ये किसे मानते हैं? ये मानते हैं मुसोलिनी को, है ना। मुसोलिनी को फॉसिज्म के जनक मानते हैं या जन्मदाता मानते हैं मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? यानी जो व्हाइट हाउस ईयर पुस्तक जो है ये किसकी रचना है? तो आप बताइए ये जो रचना है ये हेनरी किसिंगर की व्हाइट हाउस ईयर रचना है। आप इसको याद रखिएगा, हेनरी किसिंगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? सामुदायिक विकास बोल रहा है ना, तो सामुदायिक विकास जो हुआ था आपके भारत में हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। सामुदायिक विकास भारत में 1952 में शुभारंभ हुआ। तो चलते हैं आज के हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया था? ये किसने कराया था? ये हुआ था 1125 में। और किसने किया था आप बताइए? ये किया था मोहम्मद, है ना, मोहम्मद। आप बताइए सुल्तान महमूद यानी महमूद गजनवी उनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, सुल्तान महमूद। इसने सोमनाथ मंदिर जो था उसको नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन किए हैं और आगे हम करेंगे 25 क्वेश्चन जो, ठीक है, ये जो है हमारा अब तक हमने कुल 200 क्वेश्चन कर लिया है और कल करेंगे 201 से 250 तक क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं और जिन लोगों ने सेट लगाया है, जिसका जितना ही मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाय।